तो ये चैप्टर ज्योमेट्री का है। क्लास 9th में बहुत सारी ज्योमेट्री थी, अगर तुम लोगों को याद हो। क्लास 10th में ज्योमेट्री का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही चैप्टर है, दैट इज ट्रायंगल एंड सर्कल। सर्कल बहुत छोटा सा चैप्टर था, बस ट्रायंगल ही बचा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था। ऑल्दो रिडक्शन के बाद ये भी छोटा ही चैप्टर रह गया है। तो क्लास 9th में तुमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर याद हो तुम लोगों को। इस बार जो हमारा सिलेबस है उसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, बल्कि हमारे सिलेबस में है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, या हाउ सिमिलैरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स और इन आवर सिलेबस, एज पर आवर सिलेबस, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर एग्जैक्टली सेम, व्हेन आई पुट वन ओवर अनदर तो दे विल कवर ईच अदर कंप्लीटली। तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, which are exactly same in shape as well as size. Shape भी same हो और size भी same हो। Similarity में होता है कि two figures are said to be similar if they are having same shape. Size may differ, but size same ratio में होता है। जैसे मैं बात करूं कि दो बॉटल्स हैं पानी की, बिल्कुल बनाए जैसे नहीं, कई बार होता है कि बड़ी के साथ छोटी फ्री, तो छोटा सा ऐसे छोटी सी बोतल दे देता है। So we can say similar, but we need to make sure कि हर तरफ से सेम प्रोपोर्शन में है। मतलब कि अगर छोटी बोतल की हाइट बड़ी बोतल से हाफ है, तो छोटी बोतल की जो रेडियस है, अगर मैं सिलेंडर मानूं, तो उसकी रेडियस भी बड़ी बोतल से हाफ होनी चाहिए। देन वी विल से कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर है। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, छोटे बड़े होंगे बट सेम प्रोपोर्शन में होंगे हर तरफ से। ठीक है, जैसे दो रेक्टेंगल, तो अगर एक रेक्टेंगल 10/6 का है और दूसरा रेक्टेंगल 5/3 का है, देन वी कैन से दे आर सिमिलर, क्योंकि देखो दोनों का रेशियो, लेंथ का रेशियो भी 2 है और विड्थ का रेशियो भी 2 है। नाउ कैन यू टेल मी एनी फिगर, एनी व्हिच इज ऑलवेज सिमिलर, एनी टू सच फिगर्स? स्क्वायर। सर्कल। स्क्वायर, वेरी गुड। एनी टू स्क्वायर्स दे आर ऑलवेज सिमिलर। और सर्कल किसने बोला? सरमैन। वेरी नाइस। एनी टू सर्कल्स दे आर आल्सो ऑलवेज सिमिलर। भाई दो सर्कल में सेम रेशियो में तो बड़े होंगे, जब पूरा बढ़ेगा तो पूरा सर्कल बढ़ेगा, ऐसा नहीं एक साइड से बढ़ जाए। तो टू सर्कल्स आर आल्सो ऑलवेज सिमिलर, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। और रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर बोल दिया तो ठीक है, रोम्बस इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर मैं दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लूं देन आल्सो दे आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है। Now, before going in the concept of similarity, we need to understand a theorem. अच्छा, इस चैप्टर में 3 थ्योरम है, एक सिलेबस से हटा दी गई है, उसके क्वेश्चंस भी हटा दिए गए, सिर्फ 2 थ्योरम रह गई हैं। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम्स वैसे हर साल एक क्वेश्चन थ्योरम, मतलब थ्योरम प्रूव करने पे आता था पहले, पिछले 2 सालों से नहीं आया है, सो वी डोंट नो, अभी कभी भी आ सकता है। जब भी वो नहीं आ रहा है तो फॉर नेक्स्ट ईयर इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि यार 2 साल से नहीं आया, इस साल तो पक्का आएगा। थ्योरम ज्यादा है भी नहीं हमारे पास, 2 अभी ट्रायंगल में आएंगे और 2 सर्कल में थे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे वाली इंपॉर्टेंट है, इक्वल लेंथ वाली। तो इन 3 थ्योरम में एक थ्योरम का आना ऑलमोस्ट श्योर है, तो बहुत अच्छे से करना है इसको, थोड़ा सा लंबा प्रूफ है। सो उस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट में इसको बीपीटी बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहीं कहीं इसका नाम तुम्हें थेल्स थ्योरम भी दिख जाएगा, ऑल्दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट बाय चांस किसी और बुक में देखो तो समझ जाना कि ये सेम ही बात है। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो पहले, दैट वी कैन राइट एज पर द बुक। तो मैं बुक से ही स्टेटमेंट बोल देता हूँ। देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to
intersect the other two sides in distinct points the other two sides are divided in same ratio. The other two sides are divided in same ratio. पर तुम लोग वही शुरू कर दिया, एक दिन निकाला क्लास, सबको लग रहा है कि बहुत दिनों बाद दोबारा निकालेंगे, फिर निकाल दूंगा, फिर बैठ कहो कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। जिसको कोई इशू है मुझे बताया, मैं पेरेंट्स से बात कर लूंगा कि तुम्हें हमारा कैमरा ठीक करा दिया जाए, तुम्हारा अच्छा नेट मिल जाए। जो भी इशू है शेयर विद मी, जिनका ठीक नहीं है कुछ, ना लंबा टाइम हो गया अभी तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करा पाए हो। डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात करें, distinct points, the other two sides are divided in same ratio. The other two sides are divided in same ratio. क्या थ्योरम का मतलब समझ में आया? क्या बोल रहा है थ्योरम में? यस सर। लेट्स सी, थ्योरम में बोल रही है कि अगर किसी ट्रायंगल में, तो 9th में वो पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसका स्पेशल केस है, मतलब इसका एक स्पेशल केस बना देंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा। ये जनरल केस है। तो कह रहा है किसी भी ट्रायंगल में इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती है। कहीं भी बना दो पैरेलल लाइन, मान लो हम BC की पैरेलल लाइन बना रहे हैं, ऊपर नीचे बीचों में जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकती है। सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, मान लो D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब यहाँ पर AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं, मतलब जो रेशियो होगा AD और BD का वही रेशियो होगा AE और CE का। अब समझ गए मतलब थ्योरम का? स्टेटमेंट फिर से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio. ठीक है, मतलब समझ में आ गया? नाउ इसका प्रूफ हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया। तो हमें कई सारे एरियाज पे ध्यान देना है, तो जो हमें प्रूफ करना है उसको हमें दिमाग में रखना है। जैसे हमें AD लेके आना है, इस पे ध्यान दो, इस बॉक्स पे जो हमें प्रूफ करना है। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे, उसका एरिया लेंगे जिसमें AD आ जाए। तो ऐसा कोई ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें AD बेस बन जाए? यस सर, AD ट्रायंगल दिख रहा है। तो टू टेक द एरिया वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर आल्सो। तो हम E से परपेंडिकुलर खींच देंगे AD पे। सिमिलरली आगे भी काम करना है, तो मैं यहाँ अभी कर दे रहा हूँ। D से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं AE पर, DM बोल दिया, EN बोल दिया, और कंस्ट्रक्शन है कि D और C को ज्वाइन कर देंगे और B और E को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो मुझे AD लाना है, तो आई विल टेक अ ट्रायंगल जिसमें AD इन्वॉल्व हो, उसका एरिया लूंगा मैं। तो मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखो क्या इस एरिया को हम लिख सकते हैं हाफ, बेस हो गया AD और हाइट क्या हो गई? सर NE EN हो गया ना, बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो AD इंटू EN या NE एक ही बात है। ना मुझे देखो नीचे BD लाना है। कोई ट्रायंगल दिख रहा है जिसका बेस BD हो? यस सर, BDC BDE, उसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस इज BD और हाइट इज DO। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्रायंगल EDB या DEB? कोई क्लास 10 के बच्चा है। BD ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? DE हाइट हो जाएगी। कहाँ सर, परपेंडिकुलर दे सर वो पॉइंट इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा D और C। वो पॉइंट जहाँ D और C, सो जहाँ पे DC BE को इंटरसेक्ट करते थे वो
वाइड हो जाएगी। हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कहाँ से? बेस से। सर बी से, सर डी से, सर डी से। बी से परपेंडिकुलर। हम बेस बीडी को मान रहे हैं, तो जो बेस होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है कि बेस नहीं से नहीं ही नहीं सर, ई से फिर लेंगे। ई से परपेंडिकुलर? क्या ऑलरेडी बना हुआ है वो परपेंडिकुलर? क्या तुमने कभी ये नहीं देखा कि ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर आ जाए? छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ठीक है, ना पढ़ना हमारा धर्म है। अगर मैं इस तरह का ट्रायंगल बनाऊंगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल वाला जो बेस होता है उस पर परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर आता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर ए बी पर परपेंडिकुलर खींचना चाहूंगा, तो ये हमारा वर्टेक्स ऑल्टीट्यूड होता है क्या, जो हाइट वाला, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। तो अगर मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सो इट विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल। जिन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आज सीख लें कि इन सम ट्रायंगल्स इट इज पॉसिबल कि जो ऑल्टीट्यूड हो दैट इज लाइंग आउटसाइड द ट्रायंगल। इट ऑलवेज हैपेंस इन द केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ए बी बेस के लिए यहाँ पर सी ई इज परपेंडिकुलर, ठीक है। बीसी बेस के लिए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो अंदर ही रहेगा। और एसी बेस के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऑलरेडी बना हुआ है। एसी के लिए बी से खींचना है परपेंडिकुलर, क्या ऑलरेडी खींचा हुआ है? बीई परपेंडिकुलर ही तो है, यस सर। है कि नहीं है? सर है। दिक्कत हो नहीं है, सर नहीं है। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर एसी पे खींचना है ना, वो परपेंडिकुलर तो कहीं और है। एसी पे परपेंडिकुलर बी से जब हम खींचेंगे तो कहाँ आएगा? ये इधर आएगा, बी से परपेंडिकुलर। दिस विल बी द परपेंडिकुलर ऑन साइड एसी। समझ में आया सब? अब क्या नहीं आया सानवी? सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बहुत। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी बेस की हाइट के लिए हमें क्या करना होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचना होता है। तो जैसे मैं AC को बेस ले रहा हूं, तो AC के लिए हाइट क्या होगी? AC का जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, जो कि यहाँ पर B है, उससे परपेंडिकुलर। तो B से 90 डिग्री बनाओ तो ये ट्रायंगल के बाहर जा रहा है, विच इज पॉसिबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल की खुद साइड ही ऑल्टीट्यूड हो जाती है, और ऑब्ट्यूज एंगल में वो सारे अंदर होते हैं, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर देखो AB के लिए CE हाइट है, CE परपेंडिकुलर, और ऐसे ही AB के लिए BF हाइट है, BF इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे गिवन ट्रायंगल में जो मैंने पहले बनाया है क्वेश्चन में, बताओ BD के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BD के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना? क्या ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड नहीं है? ई सर सर, AC। EN क्या EN EN? मनस्वी ने देखा। क्या BD का ऑपोजिट वर्टेक्स E नहीं है, और E से 90 डिग्री बनाते हुए लाइन बनानी है हमें, तो EN ऑलरेडी बनी नहीं है, ट्रायंगल के बाहर है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही तो है भाई, हाँ सर। ठीक है। और ट्रायंगल BDE, अगर बेस BD है तो हाइट EN होगी, ठीक है। सो व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE? और जो हम लिख रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा? इंटू EN। हाफ EN। बेस BD इंटू हाइट EN, ठीक है। लेट्स नेम इट इक्वेशन 2, और पहले वाले पे इक्वेशन 1, ठीक है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले बेस हमने ले लिए हैं। अब देखो राइट हैंड साइड में AE लाना है। कोई ट्रायंगल जिसका बेस AE हो, कोई ट्रायंगल जिसका बेस AE हो। ABE ABE। A ADE। ABE भी है, ADBE भी है, हम ADE लेंगे। हम AD ऑलरेडी ले चुके हैं, बट अभी इसको दूसरे बेस से कर रहे हैं। दैट विल बी हाफ बेस हो गया AE, हाइट क्या हो जाएगी? AE के लिए हाइट क्या हो जाएगी? DN DN,
ठीक है। ऐसे ही ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका बेस CE हो, ED CED PCE जैसे पिछली बार हमने मीडियम BDE लिया था, इस बार हम ले लेंगे BEC। नाम आगे मतलब कोई अलग अलग डायरेक्शन में बोल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ इसका बेस हो गया CE, जो कि हमें चाहिए आंसर में। इसके लिए हाइट क्या हो गई? CE के लिए हाइट क्या हो गई? एक मिनट, गलत ट्रायंगल ले लिया, CC ने। CDE लेना ना है। ना ना ना, हाँ, हम जैसे हमने ये वाला ट्रायंगल लिया तो सिमिलर ट्रायंगल लेंगे ताकि एक जैसा ट्रायंगल हो। तो दूसरे साइड में हम ट्रायंगल लेंगे छोटा वाला CED। CED तो उसके लिए बेस हो गया CE, हाइट क्या हो जाएगी CE के लिए? Yes. DM EN AM। Yes. सिमिलर ही तो है। Yeah. चलो, नाउ आई विल डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 अलग अलग डिवाइड किया। अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? क्या यहाँ हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा और EN और EN भी कैंसिल हो जाएगा, AD is और equal कह to सकते हैं BC. एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन BD। और सिमिलरली मैं 3 और 4 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू AE अपॉन CE। चलो अभी देखो इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? तो ट्राइंगल AD का एरिया। क्या दोनों एक्सप्रेशन के इनके लेफ्ट हैंड साइड के दोनों के न्यूमरेटर सेम है क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. दोनों के न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ADE तो है, तो दोनों के न्यूमरेटर तो सेम है। एग्रीड? Yes sir. So ओके। अभी दोनों के डिनोमिनेटर देखते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर में एक में है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये वाला, और दूसरे में है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इन ट्रायंगल्स को देख के कुछ पुरानी यादें आ रही हैं क्या? Yes sir. कैसी याद? Triangles on the same base and क्लास between Between same क्लास paragraph. 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, एक हाँ, चैप्टर sir. ही था पूरा। the triangle Area- on the same base and between same parallel are equal. The area of triangles having same base and lying between same parallel lines are equal. पूरा एक चैप्टर पढ़ा था, पैरेललोग्राम with same base and between same parallel lines। Yes तो अगर sir. दो पैरेललोग्राम होते हैं जिनका बेस सेम होता है और if they are between same parallel lines तो उनका एरिया इक्वल होता है। That was also valid for two triangles। तो यहाँ पर देखो सेम बेस है दोनों का DE and they are between same parallel lines DE and BC, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो वो थ्योरम लिखेंगे हम। नाउ अभी देखो दोनों एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल हो गए, न्यूमरेटर भी इक्वल और डिनोमिनेटर भी इक्वल। Yes sir. अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे? Yes sir. From these two we can say AD upon BD is equal to AE upon CE। यही प्रूफ करना था हमें। Yes sir. हो गया प्रूफ? लिख लो, आराम से करना समझते हुए। सर इसके गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन है कि DE is parallel to BC। ओके सर। नीचे कुछ नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया था, ये मत ड्रॉ करना।
हाँ, तो गिवन ट्राइंगल में डी पैरेलल है बीसी के, so we can apply BPT here. According to BPT, we can say AD upon BD is equal to AE upon CE. वैल्यूज पुट कर दो तो 3 upon 8 is equal to AE is unknown upon 20. इसको सॉल्व करेंगे तो AE की वैल्यू आ जाएगी 3 into 20 upon 8. सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वुड कम आउट टू बी 7.5. ठीक है, सिंपल था. Yes. चलो, नाउ हियर डू नॉट ओनली थिंक कि ये रेशियो सिर्फ इनके हो सकते हैं एडी और बीडी के. अभी मैं थोड़े सिंपल वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इजी रहेगा वो समझना. सपोज ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ऑफकोर्स ये 10 हो जाएगा. सेम रेशियो है ना. अगर मैं बात करूँ कि यार मैं एक तरफ एडी लिया है 2 और अपॉन में पूरी साइड ले लिए ए बी, तो 2/6 हो गया. और राइट साइड में मैं ले लूं ए ई 5 और पूरी साइड 15. क्या अभी भी ये वैलिड है? क्या 2/6 और 5/15 भी इक्वल है? Yes, sir. Yes, तो sir. इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे हमने ये पोर्शन बाय पोर्शन लिया है, एक एक पार्ट लिया है. अगर हम कहें कि यार ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के, चलेगा. दोनों तरफ सेम किया ना, ऊपर छोटे छोटे पार्ट ले लिए एंड दोनों साइड फिर पूरे पूरे पार्ट ले लिए. समझ गया मैम? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं ले रहा हूँ बी डी अपॉन ए बी, तो बताओ इस साइड क्या आना चाहिए? CE upon AC. बिल्कुल. अगर यहाँ बी डी लिया है तो इस साइड उसके करस्पॉन्डिंग सी ई आ जाएगा. नीचे मैंने पूरी साइड ली है तो इधर वाले ही पूरी साइड लेनी पड़ेगी. समझ गया? बाई चांस कभी ये प्रूव करने को आ जाए, सो हाउ कैन वी प्रूव दैट? तो +1 वगैरह करके हो जाता है. जैसे ए डी अपॉन बी डी, ऑल्दो वी कैन यूज इट डायरेक्टली, बट एग्जैक्टली अगर यही कह दिया जाए कि प्रूव करके दिखाओ, तो क्या करेंगे हम? तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो. जब दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई अपॉन सी ई. ए डी प्लस बी डी क्या हो जाएगा? AB. AB. ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस सी हो जाएगा ए सी अपॉन सी. ये बाद वाला हो गया जो मैंने बाद में लिखा है, ये वाला बस रेसिप्रोकल होके लिखा हुआ है. ए बी ऊपर लिखा है, बी डी नीचे लिखा है. अगर हमें ये प्रूफ करना होता है ये वाला, तो हम यहीं पर सबसे पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं पहले स्टेप में और फिर +1 करते हैं. समझ गया? इसको उल्टा लिख लेते हैं फिर +1 कर देते, तो जो हमें ये वाला पहला वाला आ जाता. अभी ये दूसरा वाला आया है. समझ गया? दिस कैन बी मैनिपुलेटेड. सिंपल से रेशियोज है सर. क्लियर है? कोई डाउट किसी को? No, sir. एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें ताकि मालूम चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे. ज्योमेट्री के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है. मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले ही ज्योमेट्री में आते हैं, तो इसके एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से ध्यान से और कोई भी क्वेश्चन बिना छोड़े कंप्लीट करना है. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. इन द फॉलोइंग फिगर, लिख लो, फिगर बाद में आ लेना. इन द फॉलोइंग फिगर yx is parallel to RQ. In the following figure, yx is parallel to RQ and yz is parallel to RS. yz is parallel to RS. Prove that Px upon PQ is equal to PZ upon PS. चलो करो. सर एक बार रिपीट कर दो सर. क्या? सर क्वेश्चन एकदम. In the following figure, दो पैरेलल दे रखे हैं बस. yx is parallel to RQ and yz is parallel to RS. ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये प्रूव करना है.
सर खुद करना है। हाँ भाई, ओके सर। क्या चाहते हो? भाई तुम लोग 9th पास करके नहीं आए हो क्या? क्या थ्योरम डायरेक्टली लगाते नहीं क्या? जब प्रूफ पूछा जाता है तभी तो प्रूफ करते हैं, अदरवाइज थोड़ी ना प्रूफ करते हैं, बस स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्वेश्चन में तो था प्रूव दैट। अब प्रूफ दैट, ये जो लिखा है वो प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट बीपीटी थोड़ी लिखा हुआ है। इसमें सर पूरे शुरुआत से लगा रहा था सर बीपीटी। नहीं, बीपीटी को ना, जब भी थ्योरम यूज करनी, थ्योरम तो हम सिर्फ स्टेटमेंट लिख के यूज करते हैं। तो देखो यहाँ वाई एक्स पैरेलल है आर क्यू के, तो वी कैन यूज बीपीटी हियर। बाय बीपीटी हम कह सकते हैं पी एक्स अपॉन पी क्यू इक्वल होगा पी वाई अपॉन पी आर के। एग्रीड है सारे लोग? यस सर। यस सर। सिमिलरली वाई जेड पैरेलल है आर एस के, तो यहाँ भी बीपीटी लग सकती है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, पी जेड अपॉन पी एस इक्वल हो जाएगा पी वाई अपॉन पी आर के। नाउ इन दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। एंड यही हमारा प्रूफ था, ये तो प्रूफ करना था। बच्चों वाला प्रूफ है, पता नहीं क्या कर रहे हो। अब सर वो पूरा बीपीटी प्रूफ करने लगा था। सर मैंने यही सोच लिया था सर। तो किया क्यों नहीं? पता नहीं सर। टीचर भी सोच लेगा, 100 मार्क्स देगा, 0। नहीं सर, तब करेंगे। ठीक है। लिख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. In which AB is parallel to CD. Diagonals AO and diagonals AC and BD. Diagonals AC and BD intersect at O. Diagonals AC and BD intersects at O. Prove that AO upon CO is equal to BO upon DO. Prove that AO upon CO is equal to BO upon D. करो। अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, थैंक यू। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमने EF ड्रॉ की है पैरेलल टू AB विच इज पासिंग थ्रू O। हमने ट्रायंगल ABC में ऑब्जर्व किया है, तो EO इज पैरेलल टू CD है, तो क्या हम यहाँ BPT लगा सकते हैं? बाय BPT हम कह सकते हैं कि AO अपॉन CO इक्वल होगा AE अपॉन DE के। सबको बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है ना, सिंपल बीपीटी तो लगी है। अभी ऑब्जर्व करो कि हमें BO अपॉन DO भी लाना है, तो BO अपॉन DO किस ट्रायंगल से मिलेगा? तो इस बार हम फोकस करेंगे जिस ट्रायंगल में BO और DO साइड हो, मतलब ट्रायंगल ABD में। तो मैंने ब्लू से सर्कल किया है। इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, डू वी हैव पैरेलल लाइन? EO इज पैरेलल टू AB।
तो हम फिर से बीपीटी लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि BO अपॉन DO। अभी देखो ऑर्डर सेम लेना, अगर मैंने यहाँ BO अपॉन DO लिया, दूसरी साइड से क्या लूंगा मैं? AE upon D। A upon D। AE अपॉन D। सब लोग समझ गए कि नीचे वाली साइड पहले ले ली थी, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा ट्रायंगल है ये ABD, हमें यहाँ से उल्टा दिख रहा है जिस एज पर डायग्राम, ठीक है ना। अभी देखो इन दोनों इक्वेशंस में RHS इक्वल है, तो ऑफ कोर्स LHS भी इक्वल होगा। सो वी कैन से AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। आ गया? यस सर। ठीक है, लिख देना अप्लाइंग BPT। जो काम की बातें मैं नहीं लिखता हूँ, सिर्फ बोल देता हूँ, लिख जरूर लिया करो उनको। डन, ठीक है। यस सर। अब आगे मैं तुम लोगों से सिमिलरिटी के बारे में थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ, करेंगे हम उसको नेक्स्ट क्लास में ही। तो दो ऑब्जेक्ट्स सिमिलर कब होते हैं? एज वी स्पोक इन द बिगिनिंग, व्हेन दे आर हैविंग सेम शेप एंड देयर साइज इज इन द सेम प्रपोर्शन। तो अगर हम पॉलीगन्स की बात करें कि दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, तो देखो सेम शेप में होने के लिए इट इज नेसेसरी कि उनके सारे एंगल्स इक्वल हो, तभी शेप सेम बनेगा, अदरवाइज शेप सेम नहीं हो पाएगा। तो फॉर टू पॉलीगन्स, सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, कोई भी, दे आर सिमिलर, उसके लिए दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, दे मस्ट बी इक्वी एंगुलर, मतलब उन दोनों पॉलीगन्स के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्वी एंगुलर्स, कि किसी एक पॉलीगन के सारे एंगल दूसरे पॉलीगन के सारे एंगल्स से इक्वल होना चाहिए। दूसरी ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं, सिर्फ इतने से जरूरी नहीं सिमिलरिटी आ जाए। दूसरी कंडीशन है कि देयर साइड्स मस्ट बी इन सेम रेशियो, sides must be in same ratio. These are two conditions to be fulfilled for any two polygons to be similar, ठीक है। Now हमारे सिलेबस में है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के केस में थोड़ी सी राहत है। राहत क्या है? अच्छा, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, तो जो रूल सारे पॉलीगन के लिए वैलिड है वो ट्रायंगल के लिए भी वैलिड होंगे, यस सर। ठीक है। तो फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, ये दो कंडीशंस उसके लिए भी मैंडेटरी हैं कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल दूसरे ट्रायंगल के सारे एंगल से इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स सेम रेशियो में होनी चाहिए। बट थोड़ी सी पिक्चर डिफरेंट क्या है इसमें? थोड़ी सी पिक्चर डिफरेंट ट्रायंगल में ये हो जाती है कि ट्रायंगल के केसेस में अगर एक चीज सेटिस्फाई कर रही है तो दूसरी अपने आप कर जाती है। वो ऐसा डायग्राम ही बन जाता है कि दूसरी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब अगर तुमने दो ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दिए जिनके एंगल्स इक्वल हैं, तो फॉर श्योर ऑटोमेटिकली उनकी साइड्स सेम रेशियो में ही बन के आएंगी। बात समझ गए सब लोग? ट्रायंगल्स में फायदा क्या है कि वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अदर कंडीशन विल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई। अगर तुम ऐसे दो ट्रायंगल बना दो
जिनके साइड सेम रेशियो में हो। एक ट्रायंगल बना दो तुम जिसकी साइड हो 5, 6, 7, दूसरा बना दो 15, 18, 21, इंटू 3 कर दिया मैंने। तब तुम चेक करोगे तो उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। समझ गए बात? यस Yes, sir. फॉर एनी पॉलीगन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वी नीड टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, बट फॉर ट्रायंगल्स वी नीड टू चेक ओनली वन कंडीशन। अगर कोई एक भी कर रहा है तो हमारा काम बन गया है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों जरूरत नहीं है, दोनों की जरूरत है, लेकिन एक से ही दोनों आ जाती हैं, इसलिए हम एक चेक करके भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। समझ गए बात? Yes, sir. यस ठीक है, पढ़ना सबको समझ में आ गया है कि पॉलीगन्स का रूल क्या है, ट्रायंगल का रूल क्या है, लेकिन चेक करने की पूरी जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. बात समझ में आ गई ना? तो जैसे कहते हैं कि आप पूरी क्लास का होमवर्क देखना, तो हमने कहा अगर पीछे वालों ने कर रखा है जो कभी नहीं करते हैं तो आगे वालों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज हो गई कि हाँ, अगर इक्वल एंगुलर है तो जरूरत नहीं है साइड चेक करने की, वो अपने आप सेम रेशियो में होंगे, क्योंकि पीछे वालों ने आगे वालों से देख के किया है। अगर ऐसा होता है तो अगर आगे वाले नहीं करेंगे तो पीछे वाले वैसे भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कर रखा है दैट मीन्स कि अगर उन्होंने किया होगा तभी उन्होंने कर रखा है। समझ गया पढ़ना? Yes, sir. ठीक है, अब इसकी कंडीशंस कैसे देखते हैं क्या है, ये तो हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम होमवर्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 6.1 बहुत सिंपल से, उसको नहीं करना है, बस ऐसे ही वैसे थ्योरी है कि हाँ ये सिमिलर है या नहीं है। 6.2 इज द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन बीपीटी, जिसमें 10 क्वेश्चन है। कर पाओगे? किसी का एग्जाम तो नहीं चल रहा है? सर मेरा चल रहा है। September से होंगे। सर मेरे चल रहे हैं। तुम वैसे भी कौन सा करते हो? सर करते हैं। तो कर लेना 10। इसमें एक मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में करा चुका हूँ, तो 9 क्वेश्चन ही है। कर लोगे तो कल डिस्कस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा काम। 9 क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, तो इतने और। अच्छा नहीं, 2 क्वेश्चन करा चुका है मैं। सेकंड में खैर मैंने प्रूविंग कराई थी, इसमें लेंथ है। एनीवे, तो एक्सरसाइज 6.2 पूरी कर लेंगे, वी विल डिस्कस इट। स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो क्या हुआ भाई, एक दिन का तो होमवर्क है, कुछ आधे 1 घंटे का होमवर्क है इसमें। देखो अगले महीने हाफ ईयरली, अभी से सब कर्नाटक की होमवर्क बात तो सर चल रहे हैं। कोई बात नहीं, एक आध लोगों का तो चल जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 करनी है होमवर्क में, दैट विल बी डिस्कस टुमारो। ठीक है, एंड आई सेड कि एनसीईआरटी को उसको बहुत तरीके से करना, इसमें बिल्कुल ईमानदारी नहीं करनी। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं अलग से वर्कशीट नहीं दूंगा, दिस विल बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अच्छे से करना सब। ठीक है, परसों है ना आयुष, आज काम खत्म करो, कल पढ़ना पूरा दिन साइंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Till next time, goodbye everyone. थैंक यू सर। Have a good day. Bye, sir. Bye all. Thank you, sir. कोई कुछ बोलना, मुझे आवाज नहीं आई।